कैंसर के बारे में हमारे हमसफर देशमुख जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, इसलिए उसमें निदान विदान में मैं ज्यादा पढ़ता नहीं। और चूंकि हमारे पास बना बनाया निदान ही आता है, हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं एक ही डायग्नोसिस होता है, फैट फाइल सिंड्रोम, FFS। वैद्य के पास जो भी पेशेंट आता है वो सब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन सब करा के परेशान होके रिजल्ट नहीं मिलने पर आते हैं। इसलिए निदान का कोई खास मौका हमें कैंसर का नहीं रहता। बाकी रोगी की अष्टस्थान परीक्षा से हम रोगी की परीक्षा कर सकते हैं और उसमें हमें करना भी चाहिए। अभी फिलहाल अभी हमारे इतने सारे सदगुरु के साथ बैठ के 87 से काम कर 1891 से काम कर रहा हूँ, और हमने देखा है कि आयुर्वेद के वैद्यों के पास आने वाले पेशेंट्स के 3 ग्रुप होते हैं कैंसर में। एक ग्रुप जिनको कैंसर डायग्नोसिस हुआ और तुरंत वैद्य के पास आ जाते हैं, उनको और कोई ट्रीटमेंट नहीं करानी होती। दूसरा ग्रुप ऐसा आता है, और ये पहले वाला ग्रुप है जो सीधा आने वाला है, वो 5 से 10%, 15 मैक्सिमम 15% होते हैं। बाकी का दूसरा ग्रुप होता है वो एलोपैथी की ट्रीटमेंट या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं और साथ साथ में आयुर्वेद भी करना चाहते हैं। ऐसा कम से कम 70% पेशेंट्स होते हैं जिनको आयुर्वेद की भी ट्रीटमेंट करनी होती है और कन्वेंशनल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी वो सब भी करनी पड़ती है। और तीसरा ग्रुप का पेशेंट होते हैं जो सिर्फ कन्वेंशनल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी वो सब करा के उसके हिजार्ड्स से परेशान होके रिजल्ट नहीं मिलने, रोग के आगे बढ़ जाने से परेशान होके हर तरीके से आर्थिक और मानसिक, शारीरिक, कौटुंबिक, व्यक्तिगत हर एक तौर से हैरान होके फिर बाद में चलो अब आयुर्वेद से कुछ और ज्यादा फायदा ले लें करके वो तीसरा ग्रुप आता है। ये 3 ग्रुप के पेशेंट्स को हमें डील करना होता है और ये तीनों ग्रुप में हम ट्रीटमेंट अलग अलग देते हैं और उस पर हम चर्चा आज करने वाले हैं। कोई भी पेशेंट कैंसर हो, और कैंसर में ट्रीटमेंट करनी चाहिए। कैंसर और हार्ट, ये दोनों डिजीज ऐसे हैं, हार्ट डिजीज और कैंसर, कि जिसमें पेशेंट को पता होता है कि मुझे क्या हुआ है। और हमारे अंग्रेजी मित्रों ने उसके इतने इतने हाइप, उतनी खराब तरीके से उसको उनकी पिक्चर दिमाग में बिठा रखा है कि वो खुद डायग्नोसिस करते हैं और खुद बोलते हैं कि अब ये तो ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में अगर वैद्य उसकी ट्रीटमेंट करता है और अगर फायदा हो गया तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगी उसकी, और अगर फायदा न हुआ और किसी भी तरह से डेथ हो गया तो पेशेंट आपको परेशान नहीं करेगा। वो जानता था कि भाई हाँ, वैद्य जी ने उनसे हो सकी उतनी मेहनत की, बाकी होता था तो कैंसर, था तो हार्ट डिजीज। तो इस तरह से वैद्य की बहुत सेफ प्रैक्टिस है। इसमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, दिमाग को घिसना पड़ता है, लेकिन सेफ प्रैक्टिस है। मलेरिया ठीक नहीं हुआ तो वो आपका कॉलर पकड़ सकता है, कैंसर और हार्ट में ये प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मैं तो प्रिफर करूंगा हर वैद्यों को कि इसमें थोड़ा मेहनत करके नाड़ी वाड़ी सीख के काम करे तो यश लाभ सब कुछ बहुत अच्छा है। अब जितने भी कैंसर के पेशेंट आपके पास आए वो सीधे आए हैं तो उनका, और जो ट्रीटमेंट लेते हुए आए हैं और ट्रीटमेंट से परेशान होके आए हैं, सभी का ब्रोहण करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा मैं पर्सनली मानता हूँ और उसको एग्जीक्यूट भी करता हूँ। मैंने कांचनार के माध्यम से एक घृत सिद्ध की है, कांचनार घृत, उसको मैं हर एक पेशेंट को वर्तमान क्रम में देता हूँ। पहले 15 दिन सिर्फ उसी को ही देता हूँ। जो सीधे ही हमारे पास आते हैं उनको ये वर्तमान क्रम से
बहुत अच्छा स्नेहन हो जाता है। बहुत अच्छा स्नेहन उपक्रम होने से पेशेंट फील्स बेटर। ऑफ कोर्स ये घृत है वो जिस तरह से पेशेंट को अच्छा लगता है उस तरह से कैंसर को भी अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी सभी ट्रीटमेंट में सिर्फ कैंसर को बुरा करते हैं, कैंसर का नाश करते हैं, कैंसर को जलाते हैं, काटते हैं, लेकिन कैंसर के पेशेंट के बारे में कोई नहीं सोचता। इसलिए ये पहली बार ऐसा मौका होता है जब हम कांसेरा घृत से उनका वर्तमान क्रम में प्रयोग करते हैं। 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, फिर वापस आना है 25 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम, 10 ग्राम, 5। तो इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो अगर सीधा आया हुआ पेशेंट है तो उसको बहुत ही ताकत मिलती, उसका प्राण काम होता है। प्राणकामी ये रसायन होता है, क्योंकि सुश्रुत कहते हैं स्नेह सारो अयम पुरुष स्नेह साध्यस्त प्राणा। तो उसके प्राण, उसकी खुद की व्यक्तित्व वो मजबूत होती, उसको लगता है कि नहीं ये आदमी मेरा ठीक करेगा। तो वो पेशेंट का सब आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, श्रद्धा बढ़ती है। कम से कम 2 से 2.5 किलो जितना वजन बढ़ जाता है। इस रोग में वेट लॉस वो सबसे बड़ा समस्या होता है, या तो सबसे पहला सिम्टम होता है, और उस पर बहुत ही कम वैद्य या अंग्रेजी डॉक्टर ध्यान देते हैं, क्योंकि पेशेंट को तो वजन कम होना वही सबसे बड़ा समस्या होता है। कितनी साइज का और कितना ट्यूमर है और उसने कितना मेटास्टेसाइज किया है या कौन से नोड में गया है, उससे उसको नहीं लेना देता। वो तो कहता है भाई मेरा वजन कम हो रहा है, मेरा शरीर पीछे पड़ रहा है, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। उसके घर वाले भी ये चिंता में होते हैं। अगर आप सबसे पहला ब्रह्मण कर देते हैं इस तरह से, तो पेशेंट का एक ढाढ़स, एक हिम्मत बढ़ जाती, आप पर भरोसा बढ़ जाता है। घर के लोग भी बोलते हैं हाँ ऊपर थोड़ा लाइट आ गया, वजन बढ़ा है, भूख भी बढ़ती, थोड़ा बहुत खा भी लेता है पहले से। ये सीधे आए हुए 10 से 15 पेशेंट में ये फायदा होता है। जो लोग कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ आयुर्वेदिक ट्रीट करना चाहते हैं, उनको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों ही विष चिकित्साएं हैं, या तो बहुत ही आक्रामक चिकित्साएं हैं, और उससे वायु प्रकोप, रुक्षता और खरता ये शरीर में बहुत बढ़ जाती। वो पेशेंट खुद देखता है, उसकी चमड़ी पर आप नख से लाइन मारो तो बिल्कुल साफ लाइन बन जाती, जैसे ठंडी के मौसम में बनती, वो कभी भी हो जाती, बिकॉज ऑफ द रुक्षता एंड खरता ऑफ द chemotherapy as well as radiotherapy or the other surgery. In that case, if you provide them this type of snehana therapy, brahmana therapy, then patients are very happy. उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरे शरीर में कुछ ताकत आई, मेरी चमड़ी भी अब साफ होने लगी है। वो हमारे यहाँ धातु साम्य के लक्षण में रुगुपशमनम बलवर्ण योग, दिस इज द सेकंड प्राइम गोल ऑफ ए फिजिशियन, कि अगर धातु साम्य तंत्र का प्रयोजन सिद्ध करना है तो रुगुपशमन तो करना पड़ेगा, लेकिन बलवर्ण योग इमीडिएटली उसके बाद में आता है, क्योंकि बलवर्ण होगा, उसका योग होगा, तो पेशेंट पक्का हो जाएगा कि नहीं ये आदमी मेरे को ठीक करेगा। तो ये जो सेकंड ग्रुप है, जो 70 से 75% पेशेंट्स होते हैं जिनको दोनों ट्रीटमेंट लेनी होती है, उनको ब्रोहण करने से एक तो वजन बढ़ता है, दूसरा उनकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में सस्टेन होना बढ़ जाता है। वो उसको विस्टैंड कर सकते हैं, उसके साथ अपनी ताकत से लड़ सकते हैं, और कीमोथेरेपी उनको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती, रेडियोथेरेपी उनको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती। ये एक प्लस पॉइंट होता है। लीवर के इन्वेजन्स होते हैं, उसमें ये घृत का प्रयोग नहीं करते, और स्किन की कैंसर जो मेलानोमा होते हैं उसमें वो खास रिजल्ट नहीं देता। दिस इज व्हाट आवर ऑब्जर्वेशन इज।
about कांचना रघुतम. अदरवाइज ईच एंड एवरी पेशेंट, और तीसरा ग्रुप जो परेशान होके आया है उसको तो करना ही करना है. जब ये दोनों को फायदा करेगा तो उनको तो इंस्टेंटली फायदा करेगा. बहुत अच्छा लगता है जो केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के पेशेंट्स परेशान होके उसकी साइड इफेक्ट्स को झेलते हुए अपने पास आते हैं. उन लोगों को तो ये बहुत ही अच्छा फायदा करता है. उधर वेट गेन या वेट लॉस, वो वेट गेन को हम ध्यान में नहीं रखते, वहां प्राण को ध्यान में रखते हैं. स्नेह साध्यश्च प्राण, उनका प्राण काम ही रसायन करना होता है. ब्रूहण या कर्षण दूर करना वो उतना इंपॉर्टेंट है थर्ड ग्रुप में. अब जो फर्स्ट ग्रुप है उसको और सेकंड ग्रुप है जो मेजर पेशेंट्स हैं, उनकी एंटी कैंसर थेरेपी देते हैं. ये पहला 8 या 10 दिन 15 दिन में ब्रूहण कर दिया, फिर इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी कैंसर थेरेपी उसको शुरू करते हैं. उसमें बहुत सिंपल है. इतना ये जो WHO का और वो सब डरावने पिक्चर्स दिखाते हैं उसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ते, सीधे सीधे अपना काम करते हैं. उसकी नाड़ी देखते हैं, उसका अग्नि देखते हैं, उसकी प्रकृति देखते हैं, उसका कोष्ठ देखते हैं, और कुछ कॉमन औषध और कुछ स्पेसिफिक औषध, इतना हम करते हैं. उसको हम एंटी कैंसर थेरेपी बोलते हैं. इसमें आप ये सब लोग कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति की तकलीफ नहीं. आप नाड़ी देख सकते हैं, वायु की नाड़ी है, पित्त की नाड़ी है, कफ की नाड़ी है. वायु के लिए अजमोदादी, पित्त के लिए अविपत्तिकर, कफ के लिए सीतोपलादी, वायु के लिए अनुपान के रूप में तेल, पित्त के लिए घृत, कफ के लिए शहद. अगर अच्छा तगड़ा पेशेंट है तो वायु के लिए बृहत्वात, पित्त के लिए सुवर्ण सूर्यशेखर, कफ के लिए सुवर्ण वसंत मालती. लो, अब ये नाड़ी की ट्रीटमेंट हो गई. पेशेंट का 10-15% फायदा तो पहले ही हफ्ते में समदोष होने से हो जाएगा. फिर आप नाड़ी को और एक्सप्लोर करना चाहे, उसमें से धातुएं देख सकते हैं, कौन सी धातु, क्योंकि कैंसर धातु प्रदूषण विकार है. दोष तो होते ही हैं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन धातुओं और आशय और उन सभी की विकृतियों को प्रेजेंट ज्यादा करता है. और इसके लिए हर एक धातु के आपके पास धातु प्रदोषित विकार की चिकित्सा बताई है, वो नाड़ी से देख के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. या तो धातु के पाचक होते हैं, धातु के बल होते हैं, उसको आपकी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व कर सकते हैं. जैसे आपको रस और मांस धातु की नाड़ी मिली है, तो रस पाचक या मांस पाचक या रस बल या मांस बल, दो गोली 2 बार, इतना सिंपल धातु का ट्रीटमेंट हो जाता है. तो समदोष, समधातु, अग्नि के लिए ट्रीटमेंट करते हैं. अग्नि के लिए आप सबको पता है, चित्रकादि है, अग्नितुंडी है, सूतशेखर है, कामदुदा है, गुड़ुची है, लवणार्द्रक भक्षण है, सो मेनी मेडिसिन. तो हमने अग्नि को ठीक कर दिया. पेट साफ लाना, पेशाब लाना, उसमें तो मास्टरी हमारी खानदानी है. तो इस तरह से समदोष, समाग्नि, समधातु मलक क्रिया कर देते हैं पहले ही महीने में. तो समदोष, समाग्नि, समधातु मलक क्रिया होने से प्रसन्न आत्मेंद्रिय हो जाता है पेशेंट. और समदोष, समाग्नि, समधातु मलक क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय हो गया पेशेंट, तो सुश्रुत कहेंगे कि पेशेंट स्वस्थ हो गया. चरक कहेंगे धातु साम्य हो गया, तंत्र का प्रयोजन सिद्ध हो गया. पेशेंट खुश, आचार्य खुश, वैद्य खुश, वैद्य का पर्स खिस्सा खुश, और क्या चाहिए दीपिका? तो मेरे कहने का मतलब कि पहले 15 दिन में ही हम बाजी मार सकते हैं. उसके लिए ये
समदोष समाग्निश्च समधातुमूलक क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मन, ये नाड़ी से हो जाता है। और नाड़ी से दोष धातु और मल देखना कोई इतनी बड़ी वो ट्यूमर मार्कर खोजना या सीटी स्कैन करना है, एमआरआई का इंटरप्रिटेशन, वो सब झंझट, वो तो एमआरआई वाले जो साहब बोलेंगे उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पैट स्कैन के एक्सपर्ट जो लिख के देंगे उसको ही आपको समझना पड़ेगा। खुद को तो कुछ पता नहीं चलेगा। अभी रेडियोलॉजी में तो कुछ आप अपनी जांच मार भी सकते हो, लेकिन हीमोग्लोबिन बोला कि 10 है तो आपको मानना ही पड़ेगा कि 10 है। अब उन्होंने चेक किया तो बरोबर चेक किया था, रिपोर्ट भी बरोबर करके दिया, लेकिन वो टाइपिस्ट को टाइप करते वक्त छींक आ गई और उसने 12 की जगह 10 टाइप कर दिया, तो अपन तो धंधे लग जाएंगे बेकार के। तो ऐसी वो किसी पर आधारित ट्रीटमेंट करनी पड़ती और फिर वो कागजों की ट्रीटमेंट और रिपोर्ट्स की ट्रीटमेंट होती है, आदमी की नहीं। जबकि हम नाड़ी देखते हैं और रिपोर्ट नहीं देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहां भी कोई पेशेंट जाता है पहले लोग फाइल देखते हैं, बाद में उनको बोलते हैं हाँ आपको कैंसर है। अरे भाई वो तो मेरे को पता है, इतना खर्चा करके तेरे पास आया हूं, क्या तू बताएगा मेरे को। और गूगल शूगल करने के बाद तो वो इतने एक्सपर्ट होते हैं कि हमको भी पसीने लाते। उससे अच्छा है कि हम नाड़ी देखें। भाई ये रिपोर्ट बाद में देखेंगे या तो जरूरत लगेगी देखेंगे, पहले आप अपनी नाड़ी बताओ। ये आपका आज का इस मिनट का, इस घंटे का, इस मिनट का ताजा रिपोर्ट मैं देखता हूँ। आज आपके शरीर में इस वक्त क्या क्या गड़बड़ है उसकी मैं ट्रीटमेंट लिखता हूँ। तो दिस इम्प्रेसेस द पेशेंट वेरी वेल एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नाड़ी परीक्षा और अष्टस्थान परीक्षा, which is very very significant and relevant nowadays for all beginners as well as the खड्डूस। अपने नाड़ी देख के पहले 8 हफ्ते में ट्रीटमेंट कर दी, फिर धातु को। हेलो हो गया? हेलो, शुड आई स्पीक? हाँ, तो फिर दूसरे हफ्ते में आप धातु भी देख सकते हैं। धातु के जो भी हमारे सूत्र स्थान के 28 में धातु प्रदोषज विकारों की चिकित्सा, रस मिली तो लंघन, रक्त मिला तो विरेचन, श्रोणित साव, उपवास, वो सब, मांस मिले तो शस्त्राग्नि कर्म, इस तरह। सर आपने आपको अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट हो गया, अब ठीक है? ओके ओके फाइन। तो ये ट्रीटमेंट दूसरे हफ्ते की होगी। पहले हफ्ते में आपने नाड़ी देख के दोषों की ट्रीटमेंट की, अग्नि की ट्रीटमेंट की और कोष्ठ की ट्रीटमेंट की। पेट सफा होना, इस पेशेंट भारत में 4 चीजें इंपॉर्टेंट: भूख लगना, नींद आना, पेट साफ आना और सेंस ऑफ वेल बीइंग इंस्टॉल होना। और ये इतना हो जाए अगर किसी भी भारतीय पेशेंट में, तो उसको दवा लागू पड़ गई। ही फील्स दैट यस नाउ आई एम एट प्रॉपर वे। और इतना तो पता नहीं है, आयुर्वेदिक दवाइयां कर ही देती है, उसको हम हाईलाइट नहीं करते। देखो आपकी भूख बढ़ गई, आपका खाना बढ़ गया ना, हाँ देखो आपके मुंह पर थोड़ा लाइट मार रहा है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी हुई लगती, आपको भी अच्छा फील होता होगा, पेट तो सफाई हो दी जाती ना, हाँ साहब बिल्कुल, नींद भी आपकी बड़ी हो गई, साउंडली स्लीप हो गए, सोए और उठे, बीच में कोई गड़बड़ नहीं होती होगी। तो ये तो 15 दिन में अचूक हो जाता है। और ये चरक ने जो बोला है वो धातु साम्यम क्रिया तो धातु साम्य तो हो ही जाता है। और इतना कर दिया तो पेशेंट आपका अपना हो जाता है। फिर आगे की ट्रीटमेंट करते 15-20 दिन के बाद। 15-20 दिन के बाद एक बार धातु साम्य हो गया, पेशेंट को फील हो गया कि नहीं सच्ची ट्रीटमेंट तो ये साहब ही करेंगे मेरी, और आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम, मैत्री, कारुण्य मातेषु, वो सब भी उतना बढ़िया रहना चाहिए। उसकी ट्रेनिंग आपको किसी ऐसे वैद्य के पास ले लेनी चाहिए।
अंग्रेजी डॉक्टर के पास बैठ के सीखोगे ना तो ये कभी नहीं आएगा। वो कभी पूछेंगे ही नहीं पेट साफ आता है कि नहीं, भूख लगती है कि नहीं, नींद आती है कि नहीं। हमारा तो BAMS, बॉयल, एपिटाइट, स्लीप एंड मैच्यूरेशन कॉमन ही है। हर एक पेशेंट का BAMS नॉर्मल तो करते ही है, उसकी तो डिग्री मिलती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पेशेंट। और वो हमें करना चाहिए। हमारे पास यही शस्त्र हमारे हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। अननेसेसरी वो म्यूटेशन कितना हुआ है, कौन सी मेटास्टेसिस है, और वो जान के भी हम करेंगे क्या? अगर कैंसर तो असाध्य सब लोग बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, आयुर्वेद भी, अर्बुद या कुछ भी कहो, वो असाध्यानाम तु व्याधिनाम साधनम नोपदिश्यते। जो असाध्य है उसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होती। अर्थविद्या शोहानी उपक्रोश संग्रह होता है उससे। लेकिन कैंसर की सिवाय का जो शरीर है उसको तो हम मजबूत कर सकते हैं ना। जो एबनॉर्मल धातु है उसको आप खाना पीना बंद कर दो, उसका हुक्का पानी बंद कर दो, और नॉर्मल धातु को प्रमोट करो। यही तो बोलते हैं, त्यागाद विषम हेतु नाम समानाम च सेवनात् विषमानानुबध्नन्ति स्वभाव परमस्तः। वो अपने आप भूखे मर के मर जाएंगे। लेकिन ये समझ दिल में पक्की होनी चाहिए, और इस समझ के साथ समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिय, ये सिर्फ रट्टा मारने की या शॉर्ट नोट में लिखने की चीजें नहीं है, ये प्रैक्टिकली यूटिलाइज करने की चीजें हैं। दिस आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन दिस ऑल माय डियर लिसनर्स। डोंट वरी अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ वेरी बिग gigantic syndromes and these and that। आप अपना काम करो, वात पित्त कफ देखो, धातु देखो, अग्नि देखो, मल साफ करो, बस पेशेंट को वही चाहिए होता है। अब ये हो गया आपका, 15 दिन के बाद फिर पेशेंट आएगा तो फिर आप उसको प्रकृति देखेंगे और प्रकृति के अनुसार पूरे ट्रीटमेंट का प्लान आउट करेंगे। ये दूसरा तीसरे हफ्ते की ट्रीटमेंट। 4-5 हफ्ते में आप एक्चुअल परफेक्ट ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। तो तीसरे चौथे हफ्ते में आपको उसकी प्रकृति, कोष्ठ और कुछ सिम्टम्स, उसकी ट्रीटमेंट साथ में करनी है। अब सिम्टम तो अनेक हो सकते हैं, उस सभी की एक एक छोटी छोटी औषध आपके पास रेडी होनी चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपने अग्नि की ट्रीटमेंट की, नाड़ी की ट्रीटमेंट की, प्रकृति स्थापन किया। अब आपको कुछ कॉमन औषध बता देता हूं जो हम यूज करते हैं। कॉमन औषध में कांचनार है, कांचनार गुगुलू है, वरुणाधिक वात है, और बल्लातक है। ये 3 औषध हमारे कॉमनली यूज्ड होते हैं, हर एक पेशेंट में देना ही होता है। जिसका सिक्का मार के आता है, लेबलाइज होके आता है, वो सभी को ये सब ट्रीटमेंट देते ही हैं। जो कांचनार गुगुलू है, वरुणाधिक वात है, और ये बल्लातक करते हैं। बल्लातक फल मज्जा को हम शक्कर और आटे के साथ मिक्स करके एक डाइल्यूट पाउडर फॉर्म बनाते हैं, उसको आधे आधे चम्मच सुबह शाम दूध के साथ देते हैं। उसमें भी अगर किसी को वो बल्लातक का विषाक्त लक्षण आता है, जिसको बोलते हैं हम बिलावा उड़ गया, उड़ता है जिसको, उसको ये नारियल का तेल, गाय का घी, काजू और दूध इतना खिलाते हैं तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है। कोथमीर, ये कुस्तुम्बुरी या तो ग्रीन कोरिएंडर, उसका जूस भी देते हैं। तो चौलाई, एमरंथस बोलते हैं जिसको, चौलाई या बास्तुक, बथवा, पता नहीं, वो हमारे यहाँ उसको तांदड़ जो बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन एमरंथस अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका जूस भी देते हैं फ्रेश। तो वो बल्लातक का विषाक्त लक्षण कम हो जाता है। तो ये सभी कॉमन में, ये वरुणादि, कांचनार गुगुलू और बल्लातक फल मज्जा पाउडर, ये देना है। ये सभी को देते हैं। ये हो गई कॉमन। फिर
पूरे शरीर को हर रोज झाड़ू पोछा मारना पड़ता है, जैसे घर में हर रोज झाड़ू पोछा मारते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो कितना भी आप ट्रीटमेंट, कितना भी बढ़िया आपका घर फर्नीचर हो, सब बेकार हो जाएगा। तो झाड़ू पोछा के लिए सदगुरु बोलते हैं कि काढ़े होते हैं वो झाड़ू पोछा करने वाले होते हैं। तो हमारे वो जाने माने जो काढ़े हैं, महारासना जी क्वाथ, महामंजिष्ठा जी, नोट क्या करेंगे मेरे साहब, ये तो सब के दिल में रट्टे मारे हुए होते हैं। तो महारासना जी, महामंजिष्ठा जी, दशमूल और देवदारी जी, ये चार को मिक्स कर दो ना तो ऊपर से लेके नीचे तक की पूरा शरीर का झाड़ू पोछा हर रोज हो जाता है। उसको बायोस्कैवेंजिंग बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, या कुछ भी कहो। मेरे के लिए तो झाड़ू पोछा, मेरे वैद्यों के लिए जो सीधे सीधे समझ में आ जाए और अपन ही समझे और कोई समझे नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट, कि अपनी बात अपन वाले ही समझे, उस हेतु से भी ये झाड़ू पोछा अच्छा है। तो और पेशेंट समझता है ये, आई एम प्रिस्क्राइबिंग दिस क्वाथास फॉर योर बायोस्कैवेंजिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स इन देयर बॉडी। ऐसा बोलोगे ना तो वो बोलेगा अरे यार ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, चुपचाप ले लो। लेकिन अगर बोलोगे तो भैया झाड़ू पोछा भी तो करना पड़ेगा, शरीर में सब साफ सुथरा रखना पड़ेगा ना, उसके लिए काढ़ा पीना पड़ेगा। तो वो कितना भी गंदा टेस्ट वाला काढ़ा होगा वो प्रेम से पिएगा, क्योंकि क्योंकि वो जानता है कि झाड़ू पोछा मारने वाला पानी भी गंदा ही होता है, इसलिए उसका टेस्ट उसको प्रॉब्लम नहीं करता। और इस तरह से क्वाथ हर एक को, पेशेंट को झाड़ू पोछा के लिए, बायोस्कैवेंजिंग के लिए ये क्वाथ देते हैं। कभी एक देते हैं, कभी दो देते हैं, कभी तीन देते हैं, और जब समझ में नहीं आए तो चारों को दे देते हैं, या दुआ का दुआ भविष्य। तो ये उसका ट्रीटमेंट हो गया। अब किस तरह से आपने समदोष की, समधातु की, समाग्नि की, मलक की, प्रकृति स्थापन की और कॉमन औषध झाड़ू पोछा तक की ट्रीटमेंट कर दी, तो आपका पेशेंट साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन बंदा हो जाएगा। फिर आपको वो आचार्यों ने इसको निरामीकरण या साम निराम भेद ऐसा सब बातें की हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अप्रोच या क्लिनिकली वो साम निराम की कैसे करना है, आप लंघन करा दोगे, भूखा रख दोगे तो वो दूसरे डिजीज में चलता है, कैंसर में नहीं चलता, क्योंकि वो कैंसर का सेल 2.5 गुना खाना खा जाता है नॉर्मल सेल का, और नॉर्मल सेल भूखों मरता है। ऐसे में आपको वो लंघनादि उपक्रम नहीं चलते, उधर आपको खिलाना पिलाना ही पड़ता है। और ये साम निराम करके सब बैलेंस कर दिया आपने, समधातु मलक क्रिया या तो सातुसा में हो गया। अब पर्टिकुलर कैंसर की पर्टिकुलर मेडिसिन देते हैं, वो जरा आप ध्यान से सुन लीजिए और नोट भी कर सकते हैं। ब्रेन कैंसर है तो उसमें कस्तूरी भैरव और ब्राह्मी वटी। आंख का कैंसर है तो सप्तामृतलोह और त्रिफला क्वाथ। नाक का कैंसर है तो अणुतेल और नाशाश्रोहरवटी। कान का कैंसर है तो कर्णपूरण और सारीवादी वटी। ओठ का कैंसर और बकल कैविटी का कैंसर है तो उसमें आर्द्रक और नित्यानंद रस। टॉन्सिल का कैंसर है तो हल्दी, गरम घी, बुरा चीनी और मरीच, इसका योग। लेरिंग्स का कैंसर है तो उसमें कासमर्द। ट्रेकिया का कैंसर है तो उसमें श्वास का चिंतामणि और कनक, या तो त्रिभुवन कीर्ति जिसमें कनक की भावना ज्यादा हो, वो जो भावय त्रेधा है त्रिभुवन कीर्ति में, सुरसार्द्रक हेम, तो हेम की भावना ज्यादा देनी, तो दत्तुर और कनक दोनों अच्छा काम करते हैं। फिर लंग्स में पीपली रसायन और हीरक। हृदय में ट्रीटमेंट न करें, वो असाध्य होता है। आजकल 25-30 साल से काम कर रहा हूं, मैंने 5 या 8 पेशेंट हार्ट के कैंसर के देखे हैं, और सब फेटल होते हैं, इसमें पढ़ने का नहीं, या तो अपने कॉम्पिटिटर को भेजने का कि भाई वो बहुत अच्छा काम करते हैं उनसे दिखा लो, मेरा उसमें अच्छा नहीं, कुछ तो फायदा मिलना ही चाहिए पेशेंट हमारे पास आया तो कॉम्पिटिटर को भेज देने का।
फिर डायफ्राम है, उसमें एला और एला ही अच्छा काम करती। फिर स्टमक में कृष्ण बंग भस्म, काली बंग भस्म और आमल की शतावरी का काढ़ा। फिर लीवर में भूयांवली, बीजपूरक और आरोग्यवर्धिनी। पेनक्रियाज में वसंत कुसुमाकर के साथ नवसादर का प्रयोग। फिर इंटेस्टाइन में ग्रहणी में तक्र सिद्ध औषध और परपटी का प्रयोग। ये सब बिल्कुल सिंपल है। आपको लगेगा कि साहब ये क्या बोल रहे हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट बताइए ना। लेकिन अगर आपने समदोष समाग्नि किया, प्रकृति स्थापन किया, झाड़ू पोछा कर दिया, तो इतनी सिंपल औषधि भी पेशेंट को फायदा करती। डोंट टॉक ऑफ कैंसर, पेशेंट को फायदा करती। वी आर डूइंग गुड टू द पेशेंट, not to the reports or not to the cancer, because lot of research has been taken off at whole global level, and all of them have said that it is difficult to treat, it is very difficult to cure it. तो फिर इतने बड़े बड़ी तोपें अगर कह रही है कि वो ठीक नहीं होता है, तो उसको अलग रखते हैं, हम बाकी के शरीर को ठीक करें। इसलिए अगर ये धातु साम्य किया, प्रकृति स्थापन किया, झाड़ू पोछा किया, तो सिर्फ आरोग्यवर्धी और बीज पूरक से भी कैंसर के, लिवर कैंसर के पेशेंट्स ठीक होना शुरू होते हैं। फिर आप आइए कोलोन कैंसर में, भास्कर लवण के साथ आप कोई भी क्वाथ दे दीजिए और घी के साथ हिंगवष्टक दे दीजिए, तो कोलोन कैंसर पूरा संभल में आ जाता है। एसेंडिंग कोलन के लिए अग्नितुंडी हमारे यहाँ स्पेसिफिकली यूज होती है। वो शायद रसमल विवेक विस्तिंडुक से अच्छा होता है, ऐसा सदगुरु कहते हैं, इसलिए शायद देते होंगे। तो एसेंडिंग कोलन में या सीकम में या तो अपेंडिक्स में या तो एसेंडिंग कोलन में होता है, तो उसमें अग्नितुंडी स्पेसिफिक होती है। अदरवाइज भास्कर लवण से काम चलता है, हिंगवष्टक से काम चलता है। हिंगवष्टक को हम एक स्पेसिफिक कोटिंग भी करते हैं कई बार, कि वो सिर्फ इंटेस्टाइन या कोलन में जाके ही खोलना शुरू करे और वहीं काम करे, तो ऐसा भी है। फिर कोलन के बाद कोलोरेक्टल कैंसर आते हैं, उसमें बस्ती करते हैं और बल्ला तक का प्रयोग करते हैं, स्पेसिफिक बल्ला तक, संजीवनी वटी जो जिसमें 2-3 विष है, शायद 3 है, उसकी ट्रीटमेंट वो 4-3-2-1 वो पैटर्न में उसकी ट्रीटमेंट वो होती है। रेक्टम में हम त्रिफला और बल्ला तक का उपयोग करते हैं। फिर जेनाइटल, मेल जेनाइटल में मकर ध्वज और त्रिफला क्वाथ का प्रयोग होता है। टेस्टिकुलर में भी इस तरह से आत्मगुप्ता, मकर ध्वज और त्रिफला क्वाथ का प्रयोग होता है। प्रोस्टेट में महायावनाल क्वाथ के साथ रीप्रोस्ट का औषध है, पता नहीं उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, वो अच्छा काम करता है। फिर फीमेल जेनाइटल में प्रथमावर्त में मीन्स योनि में वेजाइनल कैंसर हो तो उसमें पद्मक तेल और हलगरुत, सर्वाइकल कैंसर हो तो उसमें हलगरुत, पद्मकादि तेल और एक करंजादि घृत सुश्रुत का है, विदर्भी चिकित्सा में उसने लिखा है, उसका लोकल और ओरल दोनों प्रयोग करते हैं। उसमें डुबो की पोटली बना के भी वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। वो जो भी चंद्रप्रभा को क्रश करके उसकी एक पोटली बना देना है और पोटली को लंबा धागा लगा के उसको पद्माकादि या करंज आदि में डुबो के अंदर सर्वाइकल कैंसर की एग्जैक्ट जगह पर उसको छुए उस तरह से रखना है और 6 घंटे के बाद वो धागा खींच के उसको निकाल लेना है और एसेप्टिक प्रिकॉशन सब रखना है। और उसमें योनियाचमन जो डूश कहते हैं वो भी करना है। और वो वो सब वैद्यों को पता है, पंचवल्क से डूश करना है, उष्णोदक से डूश करना है,
उससे काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। यूटरस के कैंसर में शतावरी घृत के साथ फलघृत का प्रयोग, फलघृत लोग ले नहीं पाते हैं, शतावरी घृत तो अभी फिर भी ले लेते हैं, फलघृत लेडीज नहीं ले पाती हैं, उनके लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट होने के बावजूद उसका टेस्ट ऐसा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम सबको बोलते हैं कि फलघृत खरीदो और फ्रिज में रखने की जो पानी के क्यूब बनाते हैं ना, आइस क्यूब, उसकी जो प्लेट होती है ना, उसमें गर्म करके पूरी प्लेट भर के फ्रीजर में डाल दो, तो वो फ्रीज होके एक क्यूब बन जाता है घृत का। उसको फिर जब भी लेना हो तो यूं मरोड़ के एक वो क्यूब निकाल लो घृत का, तो पूरा चीनी में रगड़ लो, पूरा पूरा चुनी उसके ऊपर आ जाएगी, फिर उसको निगल जाओ और उसके ऊपर गर्म पानी पियो, तो अंदर जाके वो पिघल जाएगा, मुंह भी नहीं बिगड़ेगा और आराम। गर्भिणी में भी ये फायदा करता है। फलघृत के बगैर तो काम नहीं चलता अपना, वो तो चाहिए ही चाहिए। और वो हमेशा ही बोलती है मुझे उल्टी हो जाती है, मेरे से टेस्ट नहीं पाता, और कहाँ सुबह सुबह ये ऐसा विचित्र प्रकार का, वैसे भी मॉर्निंग सीकनेस, उनको वॉमिटिंग नौशिया होती, उसमें ये टेक्निक जुगती जुगाड़ बोलते हैं ना, हम सब जुगाड़ू है वैद्य लोग, तो वो जुगाड़ बड़ा काम आता है। तो ये यूटरस के कैंसर में होता है। ओवरी, ओवरी में भाई बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत प्रयत्न किए हैं, बहुत ट्राई किया है, लेकिन ओवरी में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। और उसके लिए फिर सब वैक्रांत योग, शतावरी घृत, फलक घृत और एला, ये एला का वर्तमान, फिर ये वो फणस पनस, उसका जो डंठल होता है उसके चूर्ण का प्रयोग, उष्यानु, मगन छगन ब्ला 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 कितना प्रयोग करो, ओवरी में रिजल्ट नहीं मिलता है। वो भी कॉम्पिटिटर को भेजने के लायक कैंसर है, हमसे नहीं डील हुआ। हमने तो बहुत कोशिश की वैसे, हाँ, क्योंकि वो इतना प्रोग्रेसिव होता है, उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, एसआईटी और रिकरेंस, मेटास्टेसिस, बोन, सब परेशानियां होती, इसलिए उसमें ज्यादा झंझट में न पड़ो तो अच्छा है। लेकिन हाँ, बाकी दूसरे दो आवर्त जो है, प्रथम आवर्त और द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त, शंखनाभि, उसकी पूरी ट्रीटमेंट हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि सब में कॉमन धातु साम्य, प्रकृति स्थापन और झाड़ू पोछा, ये तीन तो कॉमन रहना ही है, तभी जाके इतनी सिंपल औषधियां फायदा कराती है। फिर ब्रेस्ट में नित्यानंद रस और मंजिष्ठादिक्वात और रसबल उदान है। थायराइडल कैंसर में ये झाड़ू पुंखा वाले क्वाथ और नित्यानंद रस, ये नित्यानंद रस पता नहीं लोग बहुत कम यूज करते हैं, मुझे उसके, हमारे यहाँ उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। कभी कभी तो हम उसको वर्तमान क्रम में भी कराते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 वापस आना है। और बीड़ी, 5 बीड़ी, 10 बीड़ी, 15 बीड़ी, 20 बीड़ी, 25 बीड़ी, 20 बीड़ी, 15 बीड़ी, 10 बीड़ी, 5 बीड़ी, इस तरह से भी देते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वो लंप होता है, एडिनोमा होता है, या तो ब्रेस्ट का कैंसर होता है, वो साइज और वो हार्डनेस, स्टिफनेस, वो काफी हद तक कम हो जाती है, लेकिन वर्तमान करना पड़ता है। 2 गोली 2 बार, वो तो अपने तो वो दिमाग में उतरता ही नहीं। वो जितना अधिक से अधिकम फलम बोलते हैं ना, उस तरह से ही उसकी ट्रीटमेंट। तो ब्रेस्ट में ये सब है, और ब्रेस्ट में मेटास्टेसिस के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और कुछ भी करो वो होता ही रहता है। तो वो मेटास्टेसिस की भी हम आगे ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। बोन में आभागुग्लू, लाक्षादिगुग्लू, बोलबद्ध रस, ये 3 स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती। अखरोट, अखरोट का पाउडर या खाओ, या अखरोट दूध में उबाल के, या अखरोट वो प्रस्तुता के लिए जिस तरह से गूंद घी और वो सब बनाते हैं ना 6 महीने पहले दबा के, ऐसा अखरोट का
जिसको हम बोलते हैं धाबो, इधर गुजराती में धाबो प्रसूता के लिए बनाते हैं, वो अखरोट का बना के 2-3 महीने में के बाद उसका सेवन कराते हैं, तो वो बोन कैंसर में फायदा करता है। आभा फल मज्जा, कीकर कीकर की जो फली होती है उसका पाउडर भी बोन के कैंसर में बहुत अच्छा फायदा करते हैं। और कुछ एक पेशेंट्स के तो उसके वो जो लीजन्स होते हैं हाइपोइक्विक, वो भी एबॉलिश हो सकता है। वर्तमान क्रम क्या, वर्तमान क्रम का क्या करूं, ठीक है बाद में बातें करेंगे। तो इस तरह से बोन में ये काम करते हैं। ब्लड कैंसर कोई भी हो उसको अनंत मूलक्वाद, सारीवाद्यासव और स्वर्ण, ये 3 के कॉम्बिनेशन से हम कवर अप करते हैं। ये मत भूलिए वो धातु साम्य, प्रकृति स्थापन और झाड़ू पोछा और कॉमन ड्रग, ये तो करना ही है। फिर आ जाइए NHL, रस प्रदोषज कैंसर, उसमें स्वर्णवसन, मालती और गुगलू, ये दोनों का, शुद्ध गुगलू का वर्धमान करो और स्वर्णवसन मालती का भी वर्धमान करो, तो वो कवर अप हो जाता है। उसमें रसपाचक, रसबल, रक्त बल, उसका भी प्रयोग अच्छा रहता है। और इस तरह से ये NHL या तो नॉन हॉडकिन लिम्फोमा या हॉडकिन लिम्फोमा या कोई भी लिम्फ ग्लैंड का कार्सिनोमा हो, उसमें ये औषध को स्पेसिफिक कैंसर की स्पेसिफिक मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं। और कौन सा रह गया, बोन आ गया। लीवर में मैंने बोला, किडनीज में हाँ गोक्षुरादि गुगलू और त्रिविक्रम रस उसमें काम करते हैं। ब्लैडर कैंसर में वासास्वरस और बकरी का दूध, अजादुग, ये दोनों को प्रयोग करते हैं। ये तो ब्लैडर कैंसर में जो हिमेचुरिया तो ठीक है, उसकी तो ट्रीटमेंट करता ही, लेकिन शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो रहा हो, हेमरेज हो रहा हो, आंख में से, नाक में से, कान में से, मुंह में से, हिमेप्टिसिस, हेमेटोमेसिस, हिमेचुरिया, dysfunctional uterine bleeding, urethral bleeding, rectal bleeding, uterine bleeding, any bleeding and any hemorrhage, brain or intestines or कहीं भी gastric perforation, peptic, all type of hemorrhages can be very well managed by this दुग्ध एंड वासास्वरस। महती मात्रा में देना पड़ता है, ज्यादा देना पड़ता है, और एक पॉइंट करके कैप्सूल है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। हम तो ये दोनों से ही पूरा जितनी भी ब्लीडिंग क्राइसिस या तो क्या बोलते हैं कोगुलोपैथीज, उसको डील कर लेते हैं। फिर शूल, ये अब सिम्टम वाइज जाते हैं। चलो ये स्पेसिफिक मेडिसिन स्पेसिफिक कैंसर की हो गई, कोई रह गई हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब उसके बाद का उपक्रम आता है पर्टिकुलर सिम्टम का। शूल है तो उसमें अहिपेन के बगैर ठीक नहीं होता है, इसलिए शिरशूलादि वज्र रस, वेदनांतक रस, भ्रद्वात चिंतामणि रस, वी फॉर वाता गोल्ड टैबलेट, इस तरह के सब औषधों से शूल का प्रशमन करते हैं। दाह का प्रशमन सर्जरस मलर, सर्जरस का ओरल, स्वर्जिका क्षार, कामदुधा और चणकयूष, ये चने आप बोलते ना भटूरे, नहीं छोले, छोले का जूस बना के वो देने से ये दाह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसमें और कई प्रवाल और मुक्ता, वो महंगी औषधियां भी दी जा सकती है। ब्लीडिंग ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें ये कैप्सूल पॉइंट और वासास्वरस और बकरी का दूध, ये दोनों को यूज करने से ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आप ओवरकम कर सकते हैं। अंगमर्द, पूरा बदन टूटना, ये तो आजकल कोरोना में भी बहुत होता है। आप उसको स्वर्णवसन मालती या वसंत कुसुमाकर के साथ
पिपली मूल और चुटकी नमक, 1 चम्मच पिपली मूल और चुटकी नमक, सिर्फ 1 चुटकी, वो आप देके वजन कुसुमाकर के साथ दो तो अंगमत का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर अरुचि, अरोचक, क्षुधानाश, भूख नहीं लगना, नमस्कार, इन सभी के लिए भी आप सबके पास बहुत अच्छी अच्छी लवणार्द्रक भक्षण है, चित्रकादि चूसना है, अग्नितुंडी है, बड़ा हुआ हो, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो तो कामदुदा है, स्वर्जिका क्षार है, अम्लपित्तांतक है, शतावरी अम्ल की क्वाथ है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर अजीर्ण ज्यादा है तो अजीर्ण काला नल है और हिंगवष्टक है, भास्कर लवण है। आपको ताज्जुब होगा कि ये कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं या जनरल जीटी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन जितना अच्छा आप सिम्टोमेटिक और ये सब अप्रोच से ट्रीटमेंट करेंगे, कैंसर अपने आप ठीक होता रहेगा। कैंसर होता है, बढ़ता है और फैलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पूरा बॉडी उसको सपोर्ट करता है या उस बॉडी पूरे बॉडी के सपोर्ट को वो लेता है। जैसे बागी होते हैं, डकैत होते हैं, वो गांव में आके सबको मार झाड़ के सब लूट फाट करके ले जाते हैं और अपना खाना पीना हुक्का पानी बरोबर रखते हैं। वो हालत पूरे शरीर की होती है कि कैंसर का सेल सबको डांट डपक के उनका खाना खा जाता है और वो बेचारे भूखे भूखे रह जाते हैं। लेकिन अगर ये सब दवाइयां सब साथ में अपनी ये अप्रोच से काम करे, इस तरह से दोष साम्य, धातु साम्य, प्रकृति स्थापन, झाड़ू पोछा और स्पेसिफिक मेडिसिन, तो बाकी का शरीर मजबूत हो जाता है और वो फिर उसको बोल देता है कि रामगढ़ वाले ने पागल कुत्तों को सामने रोटी डालना बंद कर दिया है, चले जाओ। शोले का बहुत जाना माना डायलॉग है। तो ये शरीर मजबूत होने से वो कैंसर के सेल के साथ, क्योंकि कैंसर का सेल ऐसा सेल है कि वो शरीर के बाहर की आइटम नहीं है, वो शरीर का ही कंपोनेंट है। जैसे हमारे फैमिली में 4-5 भाई हो, उसमें एक जरा बिगड़े दिल शहजादे हो तो उसको सह लेना पड़ता है। उसका दूसरे भाई लोग, दूसरे जो भाई होते हैं बड़े छोटे, वो उसको निभा लेते हैं किसी भी तरह। तो वो काम हमको करना है। वो जो माँ करती, वो सभी के साथ एक सरखा व्यवहार करते हैं। जो काम करते हैं उसको मजबूत करती और जो काम नहीं करता उसको संभाल लेती, सह लेती, उसका कुछ एडजस्ट करती। वो मदर लाइक एटीट्यूड हमको यूज करना है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि धातु साम्य करना है, प्रकृति स्थापन करना है, झाड़ू पोछा करना है, कॉमन जो औषधियां हैं वो देनी है और स्पेसिफिक कैंसर की स्पेसिफिक औषधियां देनी। ये हो गई एंटी कैंसर थेरापी। आपने पहले प्रोहण किया वर्धमान कांचनार ग्रुप से, बाद में ये एंटी कैंसर थेरापी आयुर्वेदिक ACAT बोलते हैं, एंटी कैंसर आयुर्वेदिक थेरापी ACAT, वो हम करते हैं और इसको फिर लंबे अरसे तक, सालों तक चालू रखते हैं। बीच बीच में कोई तकलीफ हो तो उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पंचकर्म से करते हैं, एडमिट करके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। ये तो हो गए 2 ग्रुप की ट्रीटमेंट। तीसरा ग्रुप जो केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, वो सभी के हैजार्ड से परेशान होके हमारे पास आते हैं, जिनको ल्यूकोपीनिया है, हेयर लॉस है, डायरिया है, स्टोमाटाइटिस है, वॉमिटिंग है, ब्लीडिंग है, डिप्रेशन है, वो सबके लिए वो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के कारण होते हैं। वो सभी के लिए हमारे यहाँ एक स्पेशल प्रोटोकॉल हमने डिजाइन किया है, जिसमें अगर आपका ऑन्कोफिजिशियन आपके साथ ट्यूनिंग में हो, वो आयुर्वेद में मानता हो, तो केमोथेरेपी के 3 दिन पहले तो सुबह उसको सज्जा स्नेहन देते हैं, कोगरुत प्लस
नमक, दोनों को मिला के खाली पेट चाटना है, ऊपर गर्म पानी 1 गिलास पीना है। फिर मात्रा बस्ती, फिर खाने के पहले स्वर्णमाक्षिक भस्म शहद और शक्कर के साथ, और खाने के बाद शिवाक्षार पाचन। ये इतना हम 3 दिन करवाते हैं और उसके बाद कीमोथेरेपी इंस्टॉल करते हैं। कीमोथेरेपी चालू होती है तो उसमें सद्य स्नेहन, मात्राबस्ती, स्वर्णमाक्षिक वो चालू रखते हैं, साथ में स्वर्जिका और कामदूधा ऐड करते हैं और उसको 3 दिन कराते हैं। और केमोथेरेपी के बाद के 3 दिन उसमें मात्राबस्ती विड्रॉ करते हैं, सद्य स्नेहन चालू रखते हैं और मंजिष्ठादि, गुगुलू और ये गुंजा का तेल, अब ये दिमाग से हट गया, कोई भी हेयर ऑयल यूं समझ लो ना, याद आता है तो बोलता हूँ। अब ये लॉकडाउन ने काफी चीजें बर्बाद कर दी, जो फट 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 बोलते थे वो अभी ब्लॉक हो गया। हम इसको केशल तेल बोलते हैं, केशल तेल नाम है उसका। उसमें ये गुंजा वाला प्रसिद्ध योग है, उसकी मालिश करते हैं, उससे वो अच्छा हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट अगर कीमोथेरेपी के दौरान और बाद में ये ली जाए तो ल्यूकोपिनिया, हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम और वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब संभल जाता है। पेशेंट को कम से कम प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से रेडियोलॉजी कोई ट्रीटमेंट हो, उसमें भी ये 3 दिन और ड्यूरिंग रेडियोथेरेपी और आफ्टर रेडियोथेरेपी च्यवनप्राश का यूज किया जाता है और उससे पेशेंट्स काफी अच्छे रहते हैं। ओरल कैविटी की रेडियोथेरेपी में इमली का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के फिर बकल कैविटी की रेडियोथेरेपी को लिया जाए तो रेडियोथेरेपी के कारण जो पैरोटिड डक्ट सूख के सलाइवा नहीं बनती, ड्राई माउथ, थिक स्पूटम सलाइवा, निगलने की तकलीफ, डिस्फेजिया और ओडिनोफेजिया, ये सब जो प्रॉब्लम होते हैं वो कम होते हैं इमली अगर मुंह में रख के रेडियोथेरेपी ली जाए तो। वो रेडियोथेरेपी लेने के पहले वो बोलता है सब मुंह में वो थूक के बाहर आ जाओ, तो पेशेंट को बोलने कहा तुमको बाहर जाना है, थू करना है, लेकिन इमली अंदर ही रखनी, मुंह में ही, अपने इधर कपोल में, गलोफा में, और वहां रख के कि रेडियोथेरेपी लो तो वो जो गला सूखना, मुंह ड्राई हो जाना, सलाइवा नहीं बनना और उसके कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, चबाना, मुंह में ही निवाला घूमता रहता है, नीचे उतरता ही नहीं, वो स्निग्ध पिच्छिल होता ही नहीं, बोधक का बहुत बड़ा क्षय हो जाता है, तो वो सब कम हो जाता है। और उसी तरह से वेजाइना, सर्वाइकल, वो कैंसर हो उसमें रेडियोलॉजी दी जाती है या रेक्टम में रेडियोलॉजी दी जाती है, तो उसके कारण रेक्टोवेसिकल या वेजाइनोरेक्टल या वेजाइनोवेसिकल फिशुला बन जाती है। उसके कारण उसकी गर्मी, उष्णता, तीक्ष्णता, रुक्षता के कारण फिशुलस ट्रैक्स बन जाते हैं और वो बहुत ही हैजार्डस साइड इफेक्ट है। फिशुला बनती है तो फिर वेजाइना से यूरिन आना शुरू होता है, अगर पीछे रेक्टम में बन जाए तो वेजाइना से स्टूल आना हो जाता है, स्टूल आता है, and that is extremely annoying and very difficult to cure। उसमें ऐसे केसेस जितने वेजाइनल है, सर्वाइकल है, रेक्टल है, ब्लैडर सिस्टिक है कैंसर, वो सभी जो रेडियोथेरेपी देते हैं उस वक्त एरंड स्नेह का पिचू वेजाइना या रेक्टम में धारण करने से ये फिस्टुला बनने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर है या वेजाइनल कैंसर है और रेक्टल कैंसर, वो सभी में जो रेडियोथेरेपी, वेजाइना और सर्विक्स में तो अंदर इंट्रावेजाइनल रेडियोथेरेपी देते हैं रॉड रख के, उसमें तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं।
उसमें अगर प्रायर टू रेडियोथेरेपी एक हफ्ता ये एरन स्नेह का पिचू रखा जाए, रेडियोथेरेपी के दौरान भी एरन पिचू रखा जाए और रेडियोथेरेपी बाद भी एरन पिचू रखा जाए, और तो वो स्टेरिलाइज गॉज का टैम्पन बनाना है, उसको एरन स्नेह में डुबो के उसमें लंबा धागा बांध के इंट्रावेजाइना उसको प्लेस करना है और 6 घंटे बाद निकाल देना है। दैट इज कॉल्ड एरन स्नेह पिच। उससे वेजाइनल और सर्वाइकल या तो वेजाइना का पूरा जो मस्कुलेचर है वो सॉफ्ट एंड लचीला रहता है ताकि वो फिशुलस ट्रैक्ट न बने। ऐसा ही रेक्टम में भी होता है। तो ये रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए ये एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। ये तीसरे ग्रुप के पेशेंट की ट्रीटमेंट है। इस तरह से सभी आपके पास आने वाले पेशेंट्स को आप इस तरह से डील करके कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते, कैंसर नहीं, कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट कर सकते। इस तरह से करते हुए पिछले समझो 40-45 साल में मेरे सदगुरु 1978 से ये काम कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में 1991 से हूं और हमने ऐसे 37,000 पेशेंट, अभी तो 38 हो गए होंगे, ये लॉकडाउन का रिपोर्ट अभी डेटा निकला नहीं है, लेकिन 38,000 हो गए होंगे। इतने सारे पेशेंट्स को हमने ट्रीटमेंट दी, हेल्प करने की कोशिश की, और रिजल्ट वाइज जितने एलोपैथी के हैं उतने ही हमारे हैं। 40 से 45% पेशेंट को रिजल्ट मिलता है। और लेकिन द डिफरेंस बिटवीन conventional or allopathic treatment and Ayurvedic treatment is 3 very important. We should highlight it. एक, it is patient friendly without side effect. 2, it is cost effective. वो कोई भी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट हो उसके 1/10 खर्चे में हो जाती। और तीसरा, पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड their compliance is very good in comparison with modern treatments. Side effects नहीं होती, friendly होती और cost effective होती। ये 3 चीजें ये इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, या तो मध्यम वर्गीय लोगों को, गरीबों को तो ठीक है, वो तो यूज टू होते हैं गरीबी से, लेकिन मध्यम वाले को बहुत परेशान होती है। जो कॉमन मैन है या तो मिडिल क्लास है, उसकी बहुत बुरे हाल होते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद घर वाले बोलते हैं मरता भी गया मारता भी गया। ऐसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में नहीं बनता है। पेशेंट, हम किसी की जान तो नहीं बचा सकते या उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग तो नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी होती है उसको खुशहाल रख सकते। उसका एक उदाहरण बताऊं। मेरे पास एक पेशेंट आया, दूसरे पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर के दूसरे पेशेंट को लेकर आया। मैं बोला, भाई तेरी मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर था तो वो तो एक्सपायर हो गई, तो ये तुम दूसरी पेशेंट को क्यों लेके आए ब्रेस्ट कैंसर के? तो कि साहब मेरी अम्मा तो मेरी गोद में एक्सपायर हो गई, हमारे पड़ोस में दूसरे को ब्रेस्ट कैंसर था, उसको तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं ली, तो उसको तो बंद रूम में रखते थे और नीचे से थाली सरका देते थे खाने, कोई पास में भी नहीं जाता था। जबकि मेरी अम्मा तो मेरी गोद में एक्सपायर हुई थी, इसलिए मैं दूसरा पेशेंट लेके आया। दिस इज द एविडेंस ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड पेशेंट फ्रेंडलीनेस, which is very much important in the middle class family, and that can be a very much what do we say, वो बहुत हमको आशीर्वाद दुआ देते हैं, जिससे हमारे दूसरे पेशेंट ठीक होते हैं, जल्दी ठीक होते हैं। तो ये तो हो गई सब शारीरिक तकलीफों की, समदोष समाग्नि धातु सम्य किया। लेकिन व्हाट अबाउट मन? मन के लिए
आयुर्वेद ने दैव व्यपाश्रय चिकित्सा और तत्वावजय, ये पूरी जो अभी तक हमने डिस्कस की वो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा थी। अब कुछ दैव व्यपाश्रय और कुछ तत्वावजय, उस प्रकार की ट्रीटमेंट को भी हमें ध्यान में लेना है। और ये तो वो किसी भी पेशेंट की ट्रीटमेंट में जरूरी होता है, और ये हमारी स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी है। क्योंकि दैव व्यपाश्रय चिकित्सा आयुर्वेद की सिवा और कोई पैथी नहीं करती, जिसमें यज्ञ है, मंत्र है, औषध धारण है, ईश्वर प्रणिधान है, कीर्तन है, दान है, भक्ति है, तप है, स्वाध्याय है, ये सब जो होम है, हवन है, ये सब ट्रीटमेंट हमें डेफिनेटली करनी चाहिए। इससे हमारी आइडेंटिटी बनती। हमारे यहाँ यज्ञ होता है, रोग शांति यज्ञ, हर एक डिजीज के आहुति देते हैं हम। कांचनार गुगुलू की भी आहुति देते हैं और पेशेंट के पास ही दिलवाते हैं। इदम कांचनार गुगले इदम न मम, इदम वरुणादिक्वाथय इदम न मम, इदम स्वर्णवसन मालते इदम न मम, ऐसा करके जो ट्रीटमेंट उसको लिख के दी है, उसी ट्रीटमेंट का एक पार्ट, पूरा एक सप्लाई हम आहुति के रूप में यज्ञ में कराते हैं। वो हमारे यहाँ हमारे सदगुरु सन्यासी हैं, माँ अनंतानंद तीर्थ, जिनके चरणों में मैं हूँ, और उनकी प्रसादी, उनके कृपा से ही जो भी हूँ मैं वो हूँ, वो गुरु है मेरे। और उनके स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस, अध्यात्म सत्संग, कीर्तन, ध्यान, मेडिटेशन, पायस वातावरण, पूरा आश्रम है। वहाँ 1200 किलो भारत के पारदेश्वर महादेव हैं और 3-4 करोड़ का उसका पूरा शिवालय है। उसमें जो भी अभिषेक हम करते हैं, रुद्र अभिषेक होता है शिव जी पर, वो सब औषध, क्षीरपाक, क्वाथ, घी, तेल, वो सभी उसको अभिषिक्त करके फिर उसका औषध यूज करते हैं। प्लांटेशन है, आध्यात्मिक ये मेडिटेशन का काम चलता है। ये सब हमारे यहाँ होता है, और इससे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति का पूरा बैकग्राउंड, एक साधु, एक सन्यासी का शरण, ये सब पेशेंट के लिए बहुत ही मायना रखता है। पेशेंट को वो अंग्रेजी डॉक्टर इतना बोल ही देते हैं कि आपको तो कैंसर है, 4 महीना है, 1 साल है, 3 महीना है, 2 हफ्ते हैं, और ट्रीटमेंट करो तो इतना फायदा हो सकता है, ना भी हो, इसके साइड इफेक्ट भी होंगे, रिजल्ट मिले न मिले, साइड इफेक्ट डेफिनेटली होंगे। ऐसा करके पता नहीं डराते ही रहते हैं, और उस डराने के भी पैसे लेते हैं। जबकि हमारे यहाँ अगर इसको एक बार बोल दिया कि हाँ तुमको कैंसर है और अब तेरे पास 6 महीने हैं, ऐसा अगर कोई बोल देता है, तो फिर उसको अगर कोई साधु, कोई सन्यासी ट्रीटमेंट करता है, उसके शरण में लेता है, तो उसको इतना सुकून मिलता है कि चलो इस वक्त तो मैं भले ही मेरे प्रारब्ध के कारण परेशान हूं, लेकिन ये मेरा अंत किसी सन्यासी के चरणों में होगा तो मेरा अगला जन्म अच्छा रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ी भावना होती है भारतीय पेशेंट्स में। फिर उसमें मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियन, वो कास्ट क्रीड तो वहां रहता ही नहीं। एक बार ये लेबल पड़ गया फिर वो सब एक ही होते हैं। सबसे ज्यादा भारतीय कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो कभी हिंदू नहीं होते, मुसलमान नहीं होते। वो मेरे सदगुरु वो दत्त परंपरा के पीठाधीश हैं, और कैंसर की ट्रीटमेंट पिछले 40-45 साल से करती हैं, 78 से कर रही हैं। जब मैंने माँ को ज्वाइन किया था तब 9,000 10,000 की सीरीज चल रही। आज 20-25 साल के बाद वो 38,000 वाली सीरीज चल रही। इतना सारा
अनुभव सदगुरु के चरणों में बैठ के मुझे प्राप्त हुआ है। ये मेरा बहुत बड़ा नसीब है। इंस्टीट्यूशनली भी ट्रेंड हूँ, एमडी आप लोगों की तरह एमडी हूँ, और सदगुरु की सेवा भी की। सदगुरु की सेवा तो नहीं, कृपा प्राप्त की है, और उसके कारण आप सब लोग मुझे प्रेम से सुन रहे हैं। तो ये दैव वपाश्रय चिकित्सा हो गई। सत्वावजय में हम मन को शांत करने के लिए शिरोधारा करते हैं। मेरे अनुभव से शिरोधारा को मैं इंड्यूस्ड मेडिटेशन कहता हूँ, थेराप्यूटिक मेडिटेशन। आपको ध्यान करना हो तो बहुत मुश्किल पड़ती, वो पद्मासन लगा के, त्रिकोणासन करके, इधर आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना, और ऐसा बरोबर ध्यान लगा हो और अब स्टेटस ऑफ थॉटलेसनेस में हो, और बीबी आपको हिला देगी आके, अरे भाई वो हिलाना है, या ये गैस का सिलेंडर बदल के दो ना, या मुन्ना रो रहा है, तो आपकी सब करा कराया पानी में। जबकि शिरोधारा करते हैं तो आपको ध्यान करना हो या ना करना हो, वो इंड्यूस होगा। स्टेटस ऑफ थॉटलेसनेस वो शिरोधारा इंड्यूस करती, ये हमने देखा है। और कुछ बहुत सारे फायदे हैं, अनिद्रा और पाददारी और केश और वलित पलित, वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे देखे शिरोधारा का सबसे बड़ा उपयोग सत्वावजय और स्टेटस ऑफ थॉटलेसनेस, ध्यान, ये सबको इंड्यूस करने का शिरोधारा बहुत अच्छी तरह से करती है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये सत्वावजय भी हो गया, दैव वपाश्रय हो गया, युक्ति वपाश्रय हो गया। फिर कुछ शस्त्र प्रणिधान, अनुशस्त्र प्रणिधान करते हैं। जलव का उच्चारण है, अग्नि कर्म है, विद्ध कर्म है, और कुछ लिमिटेड पेशेंट्स में मैंने मैगट्स भी रखे थे, जो सुश्रुत ने लिखा है कि कृमि, दाल की कृमि से भक्षण करवाओ। जो एडवांस स्टेज 5 ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, रिजेक्टेड केसेस होते हैं, उनमें मैं मैगट्स को भी इम्प्लांट करता हूँ, और वो बहुत जल्दी पूरे ट्यूमर को भक्षण करके निकाल देते हैं। फिर व्रण कर्म करते हैं, पंचवल्कल से शोधन, व्रण शोधन, और फिर जात्यादि और करंजादि से रोपण। ये भी मैंने थोड़े केस में, क्योंकि इतना सारा काम रहता है, और हम अभी तक तो मैं और मेरे सदगुरु दो ही लोग थे, अभी 5-7 साल से दूसरे स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट रहता है। वरना मैं और मेरे सदगुरु रोज की 100 कैंसर के पेशेंट की ओपीडी, उनका फाइल बनाना, प्रिस्क्रिप्शन लिखना, डिस्पेंस करना, डेटा मेंटेन करना, उसका एनुअल रिपोर्ट, वो सब, वो एडमिनिस्ट्रेटिव झंझट, वो भी निपटाते थे। अभी थोड़े बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो थोड़ा बोझ कम हुआ है। अभी 2-3 साथी वैद्य भी मिल गए हैं, तो थोड़ा आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है, वरना तो बोलने का भी, मरने कहते हैं ना, मरने का भी टाइम नहीं होता इतना। लेकिन अभी फिलहाल इतना करते हैं। और टाइम है क्या, 5:15 हो गई है। आप कहो तो मेंटेन, मुझे तो आप ना बोलो तो बंद हो जाऊंगा, वरना ये तो कल सुबह तक चलता रहे। सर कंटिन्यू सर। फिलहाल अभी पिछले 2-4 साल से मैंने एक स्पेशल प्रोटोकॉल पेशेंट्स को, सभी धातुओं को आप्यायन और शोधन करने के लिए 21 दिन का एक प्रोग्राम बनाया है। मैं पेशेंट को दाखिल करता हूं और उसका अभ्यंग स्वेदन, शिरोधारा और बस्ती, ये 21 दिन तक करता हूं। 2 दिन अनुवासन, 1 दिन आस्थापा, 21 दिन का पूरा कोर्स करता हूं। पहले दिन अनुवासन, फिर आस्थावन अनुशासन के 6 सेट, और फिर 3 अनुवासन। इस तरह से करके मैं शरीर की सभी धातुओं को ठीक, या तो शुद्ध और आप्यायन
धातु रसायन ऐसा बोलता हूँ, और उसके साथ में औषधियां भी देता हूँ। रस के लिए सुवर्ण वसन मालती, रक्त के लिए सुवर्ण सूत शिखर, मांस के लिए मकरध्वज, मेद के लिए शिलाजतु, अस्थि के लिए आभा, मज्जा के लिए बृहस्पत और शुक्र के लिए अगेन मकरध्वज। ये साथ में देते हर 5-5 दिन में बदलते रहते। ऐसे 35 दिन में 7 धातुओं का भी आप्यायन कर लेता हूँ। ये सब अभी पिछले 2-4 साल में कुछ 100-150 पेशेंट में ही मैंने किया है, लेकिन उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी विथ इट। लेकिन कुछ ज्यादा 400-500 पेशेंट का डेटा बने तो फिर कुछ ठोस आपको इस तरह से, आपने आत्मविश्वास देखा होगा ना मेरा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, कितनी दादागिरी से बोलता हूँ, वो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पेशेंट्स एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस डेटा। मेरा एक सबसे बड़ा लैक्यूना ये है कि मैं लिख नहीं पाता हूँ कभी, मैंने कभी कुछ लिखा नहीं। डेटा मेंटेनेंस, कोई आए मेरे पास जंगल है डेटा 38,000 पेशेंट का, कोई आए जिसको इंटरेस्ट हो रिसर्च में तो आए तो मैं करके वो सब शेयर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे से नहीं होता। मेरे सदगुरु तो अभी 75 अप है, मैं भी 60 तक पहुंचूंगा थोड़े सालों में। और ऐसे में फिर ये SDT-PR ये फला 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 ब्लैक बॉक्स वो मेरे से नहीं होता। इसलिए मैं क्लिनिकल काम करता रहता हूँ। कोई भी आए देख सकते हैं, सबका स्वागत है। हमारा आश्रम है अहमदाबाद में, ठहरिए, मेरे साथ रहिए। मैं जो मुझे आता है वो शेयर करूंगा, आपसे सीखूंगा, आपसे सिखाऊंगा, और हम सब आगे बढ़ेंगे। ऐसा मेरा आप सबसे बात करना है। ये तो इस तरह से धातु साम्य, ये धातु साम्य करना है, स्वस्थ करना है, झाड़ू पोछा करना है, स्पेसिफिक मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी का प्रोटोकॉल, सत्वावजय, दैवोपाश्रय, शिरोधारा, और ये अभी का डेवलप किया हुआ एक एंटी कैंसर प्रोटोकॉल स्पेसिफिक पंचकर्म से। तो ये सब मैंने आप सबको शेयर किया। ये सब करने के बाद भी ये 40 से 45% तक का रिजल्ट हमें मिलता है। लेकिन जो अभी देखो ये 38,000 पेशेंट है, लेकिन हमारे पास 380 फाइल ऐसी नहीं है जिसको हम ठोक के बोल सके कि हाँ ये हमने क्योर कर दिया। लेकिन 38,000 में से 30,000 पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनका ये पक्का मानना होगा कि हम लेट पड़ गए। जल्दी आते तो माताजी और डॉक्टर साहब हमको ठीक कर देते। हम जानते हैं ठीक तो नहीं होते, लेकिन पेशेंट का ये भरोसा बैठना कि हम लेट पड़ गए, जल्दी आते तो ये ठीक कर देते, ये भरोसा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है। और इस तरह से पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी विथ अस एंड वेरी सेटिस्फाइड विथ अस, एंड हमको भी वो करने में ज्यादा मजा आता है। सदगुरु तो बोलते हैं भाई वो रिपोर्ट का मैं नहीं जानता, आपको ठीक लग रहा है, आपको ठीक लग रहा है तो आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी। बाकी सब वो बोलते हैं ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो इस तरह से और सिंपल सीधी सीधी बात करते हैं सदगुरु। आपकी ट्रीट अब तबीयत है ना ऐसी जिग-जैग हो गई, और उसकी डोरी को नीचे से खींच के मुझे सीधी करके देनी, वो सीधी करना आता है मेरे को, बस उतना ही कहते हैं। और पेशेंट भी बोलते हैं हाँ बस वही तो मेरे को करना है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और केमोथेरेपी और इतना बड़ा डायग्नोसिस बोलते हैं कि अपन तो डर जाते हैं। और हॉस्पिटल भी इतनी बड़ी, इतना एटमोस्फियर इतना भयानक होता है। आप हमारे क्लिनिक हॉस्पिटल में आओ तो हॉस्पिटल है कि मंदिर है यही नहीं समझ में आएगा। सामने मूर्ति हमारे सदगुरु के गुरु की, मेरे दादा गुरु की मूर्ति है,
हर रोज वहाँ धूप दीप होता रहता है, प्रसाद वितरण होता है। हमारे यहाँ जो पेशेंट ट्रीटमेंट लेने आते हैं सबको खाना प्रसाद मिलता है, एक खिचड़ी, कड़ी और एक स्वीट, वो हर एक पेशेंट और उसके साथ, क्योंकि कहाँ कहाँ से आते हैं बेचारे, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम या सोनेपत से आए वो पेशेंट, तो वो कहाँ खोजने जाएगा खाना पीना। तो हमारे यहाँ एक प्रसाद घर भी है, सबका खाना पीना भी होता है, प्रसाद भी मिलता है। तो ऐसा माहौल हमने क्रिएट किया है। हमारे यहाँ गौशाला है, उसका काम, प्लांटेशन है, सब कुछ चलता है। तो ऐसी सब संस्था में आप सब लोगों का स्वागत है। जब भी टाइम मिले आप जरूर बताइए और सत्संग और ये सब प्रवृत्तियों का लाभ लीजिए। अभी तो फिलहाल कोरोना के कारण काम थोड़ा ठंडा है, बंद है, लेकिन आशा करते हैं थोड़े दिनों में सब वापस चालू हो जाएगा। जिस जगह पर हमारी हॉस्पिटल है इतना सेंटर ऑफ द सिटी है और इतना कंजेस्टेड एरिया है कि वहां फिर कोरोना की वजह से हमें परमिशन नहीं मिल रही, इसलिए अभी बंद है। फिलहाल आश्रम में ट्रीटमेंट सब चालू है, करते हैं, लेकिन वहां भी वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कॉन्टामिनेशन और सैनिटाइजेशन सब मामले झेलने पड़ रहे हैं। वो जेल के भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो वो रैम बोलते थे ना कंप्यूटर की, वो रैम अभी छूट गई, कम हो गई है, वो अभी आएगी 2-4 महीने में। इसलिए तो मेरे को यूं याद करके बोलने पड़े 2-3 औषध, वरना तो इतना रूटीन ये सब होता है कि मैं तो ठीक, मेरे साथ ही जो वैद्य है, वैद्य वीरेन मोदी है, या दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो हीना बेन करके हैं वैद्य, वो सब तो वो भी मेरी जैसे फट 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 लिखने वाले हो गए। लेकिन ये कोरोना ने थोड़ा ठंडा कर दिया है। बाकी आप सब लोगों ने बड़े प्रेम से हमारे लिए मुझे सुना, मुझे इनवाइट किया। मैडम यादव मैडम ने मुझे याद किया, मेरे बारे में इतना अच्छा बोला, इसके लिए आप सबका अनुग्रहित हूँ। आप सबके बीच में विराजित वैद्यत्व को प्रणाम करता हूँ, चरक को प्रणाम करता हूँ और आप सबको बहुत तहे दिल से प्यार करता हूँ। मेरे चुंबन स्वीकार कीजिए। प्रणाम। प्रणाम सर, आप तो सच्चे में गुरु हैं, क्योंकि हमने नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। बहुत सारे चीज सीखा है आपने, बहुत सरल भाषा में आपने इस बड़े जो सुनामी की तरह से जो बीमारी है उसको आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल हमारे जो है आपने बढ़ाया कि हम आयुर्वेद चिकित्सक कैंसर जैसे बीमारी को हम ट्रीटमेंट कर पाएँ, और जो हम रूटीन में औषधि प्रयोग करते हैं वो सारे आपने उसी हिसाब से आपने बताया। और पहले कैसे भ्रूण करना है, उसके बाद आपने जो कि धातु प्रदर्शित विकार की चिकित्सा करनी है, उसके बाद प्रकृति स्थापन करना है, फिर आपने स्पेसिफिक ऑर्गन की जो कैंसर है वो आपने ब्रीफ करके बताया, ऑर्गन वाइज आपने बताया। कुछ एक साथ करना है, इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ एक साथ में करना है। यस यस। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो सत्वावजय और द्रव्योपाश्रय चिकित्सा, जो कि आजकल बहुत ही जो कम चिकित्सक है ये दोनों को नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, तो लेकिन इसको हमें कैंसर में ऐड करना है। और साथ में आपने एक मेरा सभी चिकित्सा बंधुओं को निवेदन है, कोई भी प्रश्न है हम सर को पूछें, और इसको एक डिस्कशन 10-15 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन अभी ओपन किया जा रहा है। सभी वैद्यगण को निवेदन है कि कोई आपके मन में प्रश्न है तो सर उपस्थित है। नमस्कार। चार्ट में क्वेश्चन है, मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ चार्ट में जो है क्वेश्चन है सर। तपन सर, आप कुछ समय निकाले तो। एक है डॉक्टर वीणा शर्मा, हमारे यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर है, उन्होंने पूछा है कि नित्यानंद रस जो पेशेंट को देते हैं तो उसमें किडनीनेस हो जाता है वर्तमान क्रम से देने से। उन्हीं का एक दूसरा प्रश्न भी है कि ओरल कैंसर में आपका अनुभव क्या है सर? ओरल कैंसर अच्छे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। वो गंडूश
तैलगंडुस से ये जो मुंह नहीं खुलने वाला ट्रेकेस तो प्रॉब्लम होता है ना, मुंह नहीं खुलना, वो ट्रिस्मस बहुत अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। वो श्रीवर्धन का क्वाथ, सुपारी का क्वाथ मुंह में भराते हैं और तिलगंडुस कराते हैं, तो वो ओरल कैंसर में हीलिंग का भी फायदा होता है और वो जो ट्रिस्मस होता है उसमें भी बहुत फायदा होता है। बाकी सब ट्रीटमेंट तो रूटीनली हम जैसे जो मैंने प्रिस्क्राइब की वो करते ही हैं। सर एक प्रश्न और पूछा है डॉक्टर गुति कृष्ण पंडा, वो भी हमारे यहाँ पर प्रसूति और स्त्री रोग में विभागाध्यक्ष है। उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द मेडिसिन गिव इन द इंक्रीजिंग CA-125 इन PCOD? PCOD वो मैं बोलता हूँ ना, ओवरी में कुछ भी हो तो बहुत मुश्किल पड़ता है। फिर भी PCOD में अभी मेरे बच्चे विद्ध करते हैं, वो मैं आपको ट्राई करने के लिए सजेस्ट करता हूँ। ये दोनों ओवरी के जो लोअर एब्डोमेन का एरिया है, वहां इंसुलिन निडल का पिस्टन निकाल के फिर 5-6 जगह पर विद्ध करना है। दूसरा विद्ध राइट ईयर के दैवकृत छिद्र में विद्ध करके उसमें एक धागा बांध देना है। ये करने से और वृद्धि बाधिकावटी उसका वर्धमान करने से, इतना मैंने PCOD और ये आपने वो जो 125 बोला ना, के सब में ये कार्य अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कुछ पेशेंट्स में तो वो आके रिपोर्ट करते हैं कि कुछ फट गया हो ऐसा लगा, और फिर USG करते हैं तो उसमें रप्चर्ड ये ओवेरियन सीड्स मिलती हैं, रिकरेंस भी कम हो जाता है। और हर 3 या 4 महीने में वृद्धि बाधिका का वर्धमान क्रम कराओ तो अपुनर्भव चिकित्सा भी होती, लेकिन बस्ती भी साथ में करनी पड़ती ये। और चूंकि ये अनमेरिड पेशेंट्स ज्यादा आते हैं, इसलिए बस्ती और वो सब थोड़ा इनकन्वीनियंट भी होता है, इसलिए ट्रीटमेंट भी मुश्किल पड़ता है। लेकिन PCOD जो आप बोलते हैं ना, उसमें ये मेरा अनुभव है और मैं काम करता हूँ उससे। आप भी करिए तो मुझे बल मिलेगा, आप ज्यादा साइंटिफिक काम कर पाएंगे। मैं तो चिकित्सक हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ, इसलिए सर एक प्रश्न और है। हाँ, हमारे यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर है काय चिकित्सा में, प्रोफेसर सत्यप्रकाश गौतम। उन्होंने पूछा कि कैंसर में होने वाले पेन में किस औषधि का प्रयोग करें, क्या भंगा का प्रयोग इसमें कर सकते हैं? हाँ, भंगा मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ नेट पर बहुत सारा लोग कैनाबिस ऑयल का यूज करते हैं। मैंने भंगा का तो यूज नहीं किया, लेकिन मैंने अहिफेन का यूज किया था। अहिफेन से तो पेन कम होता ही, वो तो बिल्कुल जानी मानी बात है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी, उसका रिकॉर्ड रखना और फिर बार बार वो चेकिंग के लिए आते हैं तो वो झंझट बहुत होती थी। फिर मैंने अग्निकर्म और विद्ध उस पर कंसंट्रेट किया, और आजकल मैं उससे मेरे पेशेंट के पेन को काफी हद तक काम कर देता हूँ। और बड़ी ताज्जुब की बात है, इस पर हम सबको और ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। मेरा तो अनुभव, प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेटरी डेटा बोलते हैं, वो मैं दे सकता हूँ आपको। अग्निकर्म, विद्ध कर्म और साथ में ऑफकोर्स सिंपल कोई भी पैरासिटामोल या डाइक्लोफेनिक सोडियम ऐसी की दवा से, वो ट्रामाडोल जैसे तक या अहिफेन तक, पैथाडीन या मॉर्फिन तक नहीं जाना पड़ता। ये अग्निकर्म और विद्धकर्म की विशेषता है, उस पर हमें और ज्यादा काम करना चाहिए। पैनक्रियाटिक पेन में नवसादर में अगर हैंडकरचीफ डुबो के उस जगह पर पैनक्रियाटिक पेन पर अगर लगा देते हैं तो विद इन कपल ऑफ हाफ मीन्स 15-20 मिनट में पेन सबसाइड हो जाता है। ऑफ कोर्स दोबारा होता है तो उस वक्त दोबारा रखना पड़ता है, लेकिन वी कैन मैनेज इट टू सम एक्सटेंट। बस्ती भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पेन मैनेजमेंट, उसका भी आप करिए। ये हो सकता है कि भाई ये गोली लो और पेन कम हो जाए,
ऐसा आयुर्वेद में अभी तक मेरा अनुभव नहीं हुआ है। मल्टीपल उपक्रम करने से वो ठीक होता है, लेकिन डाइक्लोफेनेक या ट्रेमाडोल या पैथाडिन से या तो मॉर्फिन से जो पेन जाता है ना, वो दोबारा आता है और उसके साइड इफेक्ट्स के साथ आता है और फिर डिपेंडेंस बढ़ती है, डोज बढ़ाना पड़ता है। जबकि अग्निकर्म सिरा वेद और बस्ती करते हैं तो इतने से इतना पेन हुआ तो फिर वो कभी उससे बढ़ता नहीं। और दूसरी, भूख लगना, फ्रेशनेस लगना, एनर्जी लेवल होना, वो सब होता है तो पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी। ये मेरा शूल के लिए पेन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रुगुपशमनम पहला ही है धातु समय का, और रुगुपशमनम का अगर पेन एक सिंह है तो उसका 4 पैर वो अग्निकर्म, विद्धकर्म और बस्ती है। वो ओरल पेन किलर तो पूंछ है उसकी, बाकी 4 ये 4 है, उसको ही आपको सबसे ज्यादा पक्का प्रैक्टिस करना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस को पब्लिकली क्या बोलते हैं, प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि उसको और ज्यादा कर सके, और ज्यादा मैकेनाइज कर सके, सस्ती कर सके और पेशेंट्स को फायदा दे सके। और सर, डॉक्टर योगेश चंद्र जी ने पूछा है कि आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो कीमोथेरेपी और साइकिलिंग की थी 3rd स्टेज में, तो कीमोथेरेपी और मॉडरेट साइकिलिंग जो है वो कैसे फिजिकल एक्सरसाइज जो है कैंसर को रिकवर कर सकते? नहीं 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 नहीं, ये जितने भी वो उदाहरण बताए ना, वो सब एक्सेप्शंस हैं, एंड each and every theory has an exception। तो ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो जिसको आयुर्वेद में यादृच्छिक सिद्धि बोलते। वो कैसे ठीक हो गए वो उनको भी नहीं पता, उनके डॉक्टर्स को भी नहीं पता, लेकिन ठीक हो गए, और वो ईश्वर की कृपा है। बाकी वो ऐसे आर्मस्ट्रॉन्ग या युवराज का दाखला या तो उदाहरण लेके हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट तो हमको घसीटे राम पे ही करनी है। सर, हमारे यहाँ की एक असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर ममता रानी, उन्होंने पूछा है कि अकॉर्डिंग टू रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल destroy cancer cells. They suggest not to take any antioxidants during and few months after radiation. Sir, your take on this? Most of our Ayurvedic drugs have antioxidant effect. भाई वो लेक दो ना पेशेंट की, वो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी वाले उनकी थेरेपी के बारे में बोलते हैं, पेशेंट के बारे में नहीं बोलते हैं वो, क्योंकि उनको कैंसर ठीक करना होता है। हमको पेशेंट ठीक करना है, आप कैंसर ठीक करते रहो ना, कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से हम कैंसर के पेशेंट को ठीक करते हैं, और कैंसर के पेशेंट को ठीक करना, उसमें एंटीऑक्सीडेंट देना कोई गलत बात नहीं है। उससे थोड़ा रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी का रिजल्ट कम आप पे आएगा तो कौन सी तो मान लेते हैं आप पूरा रिजल्ट लेके। हम पेशेंट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट होनी चाहिए ना, रिजल्ट या पैथोलॉजी ओरिएंटेड, या तो आपने ट्यूमर कम कर दिया और पेशेंट ने खटिया पकड़ ली तो बात तो एक ही हुई, क्या मतलब है। इसलिए हमें बिल्कुल वो कुछ भी बोलते हो उनके साथ कॉन्कॉर्डेंस में, संवादिता में, हाँ आप कीमोथेरेपी करिए, हम पेशेंट को ठीक करते हैं, रसायन करते हैं, आचार रसायन करते हैं, मनोनिग्रह करते हैं। उससे आप करके देखोगे ना तो 100 पेशेंट के बाद फिर वो चुप हो जाएंगे कि नहीं यार, ये इसके साथ रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के साथ जो एंटीऑक्सीडेंट्स अपने चलते हैं आयुर्वेद के, तो पेशेंट्स आर हैप्पी, वो भी फील करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली है तो भारत के, है ना, परदेश के तो है नहीं। तो 100 पेशेंट करके देखेंगे तो फिर वो हमारे यहाँ के तो सभी ऑन्को फिजिशियन सर्जन हमारे साथ बहुत अच्छी ट्यून में, और हमारा ये एक्स्ट्रा जिम्मा भी कि हम उन लोगों से भी खुश करें। क्या करें, परिस्थिति ही ऐसी है, न सीसीआई में उसमें कुछ आयुष सबको यहाँ आचार्य, वहाँ पैथोलॉजी है तो यहाँ विकृति विज्ञान, वहाँ फार्माकोलॉजी है, यहाँ द्रव्य गुण। ये तो हमारा कोर्स है, उसमें कहाँ दैव पाशय कैसे आएगी, मनोनिग्रह कौन देखेगा। मेरे साहब ये सब झंझटें हैं, इसलिए ये एक्स्ट्रा बर्डन है हमारी जनरेशन का,
कि उनको भी खुश करके मुजरा करना पड़ता है, हाँ हाँ सर सर करके। दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टैंडिंग फॉर एंड वी नीड टू गो अप। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील अबाउट। डरना नहीं है, रसायन चिकित्सा करनी है, एंटीऑक्सीडेंट जो भी बोलते हो वो, हाँ 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 बरोबर है बरोबर है, ये तो रसायन एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, ऐसा कह के भी कर सकते। भला पेशेंट का करना है, विज्ञान का नहीं, मेरा तो ये मानना है। और सर ये नहीं, ममता जी ने एक प्रश्न और जोड़ दिया साथ में, उन्होंने पूछा कि कोरोना के लिए कोई आपकी विशेष कोई एडवाइस हो तो? अरे भाई ये जनपदोध्वंस हो रहा है, उसमें कुछ किसी को करना नहीं है। देखो जैसे मेरे और आपके बीच में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है, वायरसेस है, सब कुछ जीवाणु हैं, विषाणु हैं, हम लेते हैं, उसको शरीर मार डालता है, लेकिन फिर उनकी डेब्री, उनका डेड बॉडी, उनका एक्सोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन, वो सब भी तो लिबरेट पड़े पड़े सड़के पैदा करते हैं। तो उसको हर 4 महीने में ऊपर के भाग से, नीचे के भाग से निकालना होता है। इसको बोलते हैं काले संशोधन। हर 4 महीने में वसंत ऋतु में ऊर्ध्वभागी वमन करके वो सब कचरा निकालते हैं, शरद में विरेचन करते हैं और सब निकालते हैं, वर्षा में बस्ती करके निकालते हैं। तो जिस तरह से ये काले संशोधन हमारे शरीर का हर 4 महीने में होता है, उसी तरह से ये प्रकृति का संशोधन हर 100 साल में होता है। आप देखिए 1720, 1820, 1920 और ये 2020, मैं ये बोलता हूँ 3020 में भी ये होगा। लेकिन अभी ये जनपदोध्वंस हो रहा है, उसमें जितना बच सके उतना बच, खुद को बचा लो और अपने खुद के जो लोग हो उनको बचा लो। कोरोना तो एक बहाना है, वो ये जनपदोध्वंस। अब विमान स्थान का 3रा अध्याय पढ़ लो, करना ही है तो जो मैं करता हूँ वो आपको बोल देता हूँ, बाकी उससे भी जनपदोध्वंस नहीं रोकने वाला। कोरोना में करना तो कर लीजिए, जय मंगल रस, त्रिभुवन कीर्ति रस और मृत्युंजय रस, ये तीनों की 2-2 गोली 3 बार अदरक वाली गर्मा गर्म चाय के साथ, ये झाड़ू पोछा वाले वात, च्यवनप्राश और एक वायु और रस, ये दोनों मुख्य होते हैं। और वात और रस कोई फिर अंग्रेजी में वायरस बोलते हैं, तो वायु की और रस की चिकित्सा करिए। और ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ये त्रिभुवन कीर्ति, जय मंगल और मृत्युंजय रस ये देते हैं। और गिलोय और वो सब देते रहो, वो तो आजस्रिक रसायन है, 6-8 महीने लो तब जाके कुछ इम्यूनिटी में फर्क पड़ेगा। फिलहाल अभी तो ये विष है, कीट विष है, और कीट विष के लिए वो जंगम विष है, हमें स्थावर विष का यूज करना है। और इसलिए मृत्युंजय, त्रिभुवन कीर्ति और जय मंगल, कहीं भी सेल्युलर लेवल पर इन्फेक्शन या सेल्युलर सेप्टिसेमिया, बैक्टीरिया, वायरीमिया है, तो सभी के लिए मृत्युंजय अच्छा काम करता है। जिसका सबसे ज्यादा कोरोना की इफेक्ट आती है वो 3 भुवन है, ये नासा से कंठ का 1, कंठ से नीचे का 2, या तो नासा वाला, कंठ वाला और छाती वाला, ये 3 भुवन है। वो 3 भुवन को ठीक करने के लिए त्रिभुवन कीर्ति है। उसमें 3 भावनाएं हैं, सुरसा, आर्द्रक और धतु की। तो सुरसा वाला ग्रुप है वो ये पहले भवन को ठीक करता है, आर्द्रक वाला है वो दूसरे भवन को, और धतुर वाला तीसरे, या अर्क वाला तीसरे भवन को करता है। और तीनों को मिला दो तो त्रिभुवन कीर्ति हो जाती। और सभी अननोन पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, PUO के लिए श्री जय मंगल रस प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन दो तो पेशेंट को वेंटिलेटर तक पहुंचने की जरूरत डेफिनेटली नहीं पड़ती। मेरे यहाँ ये जो SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल जहां मैं फिलहाल काम करता हूँ, टीम ऑफ वैद्यज हैं,
6 बजे। वहां हमने 80 पेशेंट्स आज भी दाखिल है, कोविड के सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस को ट्रीट कर रहे हैं। एलोपैथी, आयुर्वेद, योग और शिरोदर्द, ये सब के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। आउटकम्स आर वंडरफुल आउटकम्स। ये कोविड, वो मुझे पता ही था कि लोग पूछेंगे ही, कोविड कैंसर कितना भी चिल्लाओ, कोविड तो आएगा ही आएगा, इसलिए वो भी मैंने तो तैयारी रखी। और कुछ सर और प्रश्न है, राहुल शर्मा जी का प्रश्न है 2। उन्होंने पूछा है कि प्लीज एलोबरेट द मैनेजमेंट ऑफ नॉन हॉडकिन लाइम्फोमा। और एक प्रश्न उन्होंने इसके साथ ही एक और पूछा है, ये स्वर्ण वसंत मालती और पीपली, ये दोनों का वर्तमान करते हैं। और पीपली सिंपल पीपली नहीं, चतुष्षष्ठी पीपली, चतुष्षष्ठी पीपली और स्वर्ण वसंत मालती, उसका वर्तमान करें, इमीडिएटली एनएचएल में फर्क पड़ेगा। अगला प्रश्न सर इनका वर्धमान से संबंधित है कि वर्धमान कर्म जो है, हाउ मच गैप डेज टू बी टेकन टू इंक्रीज डोज। पढ़न वो कह रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ द वर्धमान कर्म एंड हाउ मच गैप ऑब्लिक डेज टू बी टेकन टू इंक्रीज डोज। वो तो हर रोज चलती, 10 पीपली सुबह लेनी है, और 10 पीपली या तो आधा चम्मच ये चतुष्षष्ठी पीपली, चलो ना 10 पीपली से ही चलते हैं। 10 पीपली लेते हैं, 500 ml दूध देते हैं, 500 ml पानी लेते हैं, उसको उबालते हैं। पानी जल जाता है तो उसको उतार के हल्का सा ठंडा हो तो उसमें ब्लेंडर घुमा देते हैं, थिक शेक जैसा बन जाता है। उसमें शक्कर और इलायची ऐड करके 250 ml सुबह और 250 ml शाम को लेना है। उसके साथ 5 स्वर्ण वसंत मालती लेनी है। दूसरे दिन 20 पीपली लेनी है। तीसरे दिन 30 लेनी है। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक पहुंच के फिर 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 ऐसे वापस आना है। और ये स्वर्ण वसंत मालती 5, 10, 15, 20 करके फिर वापस आ जाना है। 20 के बाद 15, 10, 5 करके वापस आ जाना है। पीपली को बढ़ा के 100 के तक पहुंच के वापस आना है। पीपली 40 के बाद पानी ज्यादा बढ़ाना है ताकि वो अच्छी तरह से पक सके। दिस इज व्हाट आई डू इन NHL पेशेंट विथ स्वर्ण वसंत मालती एंड वर्तमान पीपली प्रयोग। बल्ला तक का वर्तमान करने में या तो और किसी का भी वर्तमान करने में विषाक्त लक्षण पैदा होना शुरू हो जाए, वहीं से वापस आ जाओ उतरते क्रम में, तो जब आप नॉर्मल पर 1 पर आओगे वो सिम्टम भी कम हो जाते हैं। सर मैं डॉक्टर अनिल शुक्ला बोल रहा हूँ मुंबई से। हाँ जी नमस्कार। आपका शिष्य बोल रहा हूँ सर। ये आरोग्य अम्बू का चर्चा आपने किया था कि आरोग्य अम्बू भी काफी इफेक्टिव है, तो सर क्या आश्रम में और कहीं भी इसका प्रयोग करके कुछ देखा गया कि कितना इफेक्टिव हो रहा है आरोग्य अम्बू कोरोना? अरे भाई हमारे यहाँ ये रूटीन प्रैक्टिस है, 8 लीटर पानी को 2 लीटर तक उबाल के कम करना है। हाँ यूं करो, ये नहीं छान, तो 8 लीटर पानी को उबाल के 2 लीटर करना है, वो आरोग्य अम्बू है। और फिर वो हर एक पेशेंट में देना है। भाव प्रकाश का पाठ है ये, उसमें आप देख लीजिए, सब रेफरेंस और उसकी फलादेश सब कुछ मिलेगा। हम तो कॉमन हर एक पेशेंट में पानी पीना है तो गर्म पीना है, और गर्म भी कैसा, 8 लीटर को 2 लीटर करके। दिस इज आरोग्य अम्बू, भाव प्रकाश मध्यम खंड।